बची शोपियां में आरसू फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। महलूक मिलिटेंटों के कब्जे से असला और गोला बारूद जब्त किया गया है। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेस ने बची शोपियां के बागात का मुहासरा किया। उन्हें यहां मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली थी। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। फौज, एसओजी और सीआरपीएफ की मुश्तरका पार्टी ने मुख्तसर झड़प में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त आदिल बशीर साकिना ज़ेनापोरा, वसीम अहमद साकिना बूरपुरा नागबल और जहांगीर अहमद साकिना असन पुलवामा के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि आदिल बशीर नामी मिलिटेंट साबिक एमएलए एजाज अहमद की रिहाइशगाह से कई बंदूकें लेकर फरार हुआ था। उसके बाद वो पुलिस को मतलूब था। पुलिस ने इन हलाकतों को अहम कामयाबी से ताबीर किया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने दावा किया है कि आज मजीद 3 मिलिटेंटों की हलाकत से हिजबुल मुजाहिदीन का जनूबी कश्मीर से लगभग खात्मा होने वाला है। डीजीपी आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज मारा गया एक हिजब कमांडर वसीम 4 आम शहरियों और 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस था। डीजीपी ने बताया कि एक और मिलिटेंट आदिल शेख एमएलसी एजाज मीर के घर से 7 राइफल लेकर फरार हुआ था। कमांडर इसमें मारा गया वसीम अहमद वानी, ये 2017 से एक्टिव था और अभी इसका जो दर्जा हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर उस इलाके के अंदर काफ़ी बड़ा था। और इसके साथ जो आदिल शेख जैनपुरा का मारा गया और तीसरा उसकी पहचान जहांगीर करके आ रही है। थोड़ा सा डाउट आ रहा था मगर उसको सब्सिक्वेंटली कंफर्म कर रहे हैं। वसीम 2017 से हिजबुल मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलते हुए बहुत सारे टेररिस्ट एक्ट में शामिल था। 19 एफआईआर उसके खिलाफ लगी हैं और 4 केसेस के अंदर 4 सिविलियंस को मारना और 4 पुलिस वालों का कत्ल करना। जो पुलिस गार्ड पे 4 पुलिस वाले मारे गए थे उनके कत्ल में वो शामिल है। ये जैनपुरा शोपियां में गार्ड थी। जो सिविलियन मारे गए उसमें गौहर अहमद डार उरपुरा शोपियां का, उसके बाद नदीम मंजूर सफनगरी शोपियां का, उसके बाद 2 सिविलियन इलियास खान और जाहिद खान चित्रगाम शोपियां के। ये 4 सिविलियन और 4 पुलिस के लोग, जैसे मैंने कहा, इनकी किलिंग के लिए 8 लोगों की किलिंग के लिए वसीम जिम्मेदार है। और इन 4 किलिंग्स में इसका दूसरा जो साथी है वो भी इसके साथ बराबर शरीक रहा। आदिल बशीर भी 4 की 4 किलिंग्स के अंदर इसके साथ शामिल रहा। आदिल शेख वो शख्स है जो 29 सितंबर 2018 को जवाद नगर की जगह से एजाज अहमद वशी, जो उस वक़्त एमएलए थे, उनके रेजिडेंस से वेपन लेके भागा था। 7 AK-47 और 1 पिस्टल वहाँ से चुरा के ले गया था और तभी से लेकर के ये हिजबुल मुजाहिदीन के साथ एक्टिव था। जैसा मैंने कहा 4 सिविलियन किलिंग में ये भी बराबर इनके साथ शामिल रहा। और तीसरा जहांगीर, वो भी 2017 से इसके साथ एक्टिव था। इस ग्रुप का सफाया हो जाना, शोपियां की बेल्ट में लोगों के अंदर जो खौफ इन्होंने पैदा किया था पिछले कुछ अरसे में, उसको काफ़ी हद तक दूर करेगा। इतनी बड़ी सिविलियन किलिंग जो उन्होंने करी थी, उनके घर वाले चैन की सांस लेंगे, उनको राहत मिलेगी। और पुलिस वाले जो 4 इन्होंने शहीद किए थे जैनपुरा शोपियां में, हम समझते हैं कि वो भी दरीना कर्ज इनके ऊपर शामिल था, तो वो कर्ज भी एक तरह का अदा हो। कश्मीर के नौजवानों को इंतहा पसंदी से बचाने से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में दिलबाग सिंह ने कहा कि इस तरह की कोशिशों की ज़रूरत है।
We at our level also are seeing that when we get hold of some people and speak to them, talk to them, they don't seem to be talking much sense at times. So therefore, if some sensible kind of arrangement is made where good people from the civil society and experts who deal with the subject and relevant aspects of religion and other things, I think that will be a good development. That kind of thing should be welcome. डीजीपी ने यौम जमहूरिया के पेश नज़र पुलिस को मजीद अलर्ट रहने की हिदायत दी। एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा कि हालांकि यौम जमहूरिया पर मिलिटेंटों का रास्त कोई खतरा नहीं है, ताहम मिलिटेंटों और ओजीडब्ल्यूज की हालिया गिरफ्तारियां और असलहे की जब्ती से इस जानिब इशारा मिलता है। नथिंग स्पेसिफिक, मगर जिस तरह का साजो सामान श्रीनगर शहर से पकड़ा गया है, इसके चलते नथिंग कैन बी रूल्ड आउट कि इस तरह का साजो सामान जहां पर शहर के बीच में मौजूद हो। फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस हैज टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी मिलिटेंटों के हमरा गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र सिंह से मुतल्लिक सवालों से बचते नजर आए। ताहम उन्होंने कहा कि देवेंद्र सिंह के बांग्लादेश दौरे और आईएसआई से मुमकिना रवाबित की एनआईए जांच कर रही है। जब दिलबाग सिंह से ये पूछा गया कि माजी में भी देवेंद्र सिंह के खिलाफ संगीन इल्जामात के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो डीजीपी ने सिर्फ यही जवाब दिया कि तमाम जावियों से जांच की जा रही है। इत्तला है उसके मुताबिक पता चल रहा था कि उसकी बच्चियां बांग्लादेश में शायद पढ़ती हैं, एमबीबीएस कर रही हैं वहाँ पर, और क्या उसका आना जाना वहीं तक महदूद था, बच्चियों को मिलना और उनको फैसिलिटेट करने तक था। जो उसके अलावा था, इसमें क्योंकि तफ्तीश चल रही है, वो पहलू के ऊपर भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जरूर नजर मारेगी। देखिए, ये अब इतनी पुरानी बातों को जब तक न प्रॉपरली प्रोब कर लें ऑफ हैंड, इसके ऊपर कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। अगर कुछ चीज़ें पास में आई होंगी तो ज़रूर वक़्त के ऑफिसर वक़्त के हालात के मुताबिक उन्होंने ज़रूर उसमें देखा होगा, और अगर को मान लीजिए उस वक़्त में प्रोब नहीं ढंग से हुआ, कोई चीज़ ऐसी रह गई है, अभी अगर फ्रेश भी नोटिस में आती है तो। मिलिटेंसी का रास्ता इख्तियार करने वाले मकामी नौजवानों को घर वापसी का मशवरा देते हुए आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि उन्हें असल धारे में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त कश्मीर में 250 मिलिटेंट सरगर्म है। यूटी बनने के बाद मिलिटेंसी में कमी आई है। विजय कुमार ने कुपवाड़ा में न्यूज़ 18 नुमाइंदे यहया सुल्तान के साथ बातचीत करते हुए कहा कि यौम जमहूरिया की तक़रीबात और पंचायती अराकीन के खाली निशस्तों के इलेक्शन एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। विजय कुमार ने कुपवाड़ा और हंदवाड़ा का दौरा करके सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा डीआईजी शुमाली कश्मीर सुलेमान चौधरी, एसएस कुपवाड़ा श्रीराम अंबारकार और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग भी मौजूद थे। करने आए, यहाँ पे विजिट करने आए, और सबसे बड़ा मसला जो हमारे पास चैलेंज है अभी, ये पंचायती इलेक्शन कराना है। मैंने सारी हर एक आर्मी, सीआरपी, अपने पुलिस ऑफिसर से, डीसी साहब भी थे, सबसे मीटिंग की डिटेल में की, और जो सिचुएशन को समझ गए और जो हम मुझे इंस्ट्रक्शन देना था दे दिया। जिनके पुलिस सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इसको सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा हुआ है। जो एंटी सोशल एलिमेंट है, इंटीग्रेशन एलिमेंट है, इसका सफाया हो रहा है। एक और बात है कि जो रियासत अभी डीएसपी की बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली थी, डीएसपी जो मिलिटेंट सफ़ों में शामिल थे, क्या आप उसे मानते हैं कि ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी, आइंदा भी इस तरह के जो वाक़यात को उनसे निपटने के लिए पुलिस तैयार है? बिल्कुल, हम लोग अपने घर को खुद संभालते हैं। अगर घर में कोई गड़बड़ी है तो उसको हम क्रिएट करके सुधारते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए रवा साल अप्रैल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मुनक़्क़िद होने वाली है। इसी ज़मीन में आज दिल्ली में एक अहम मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के एलजी जीसी मुर्मू, मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम, एलजी के मुशीर के शर्मा समेत दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर एलजी ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर को इक़्तिसादी तौर पर मज़ीद मजबूत बनना चाहती है और इसी मकसद के तहत आलमी समिट के जरिए सरमायाकारों को यहाँ मौजूद वसी इम्कानात से वाकिफ कराया जाएगा। जीसी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर में बंदिशों को आर्जी करार दिया और कहा कि वक्फे वक्फे से पाबंदियाँ हटाई जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाबंदियां सिर्फ खलल अंदाजी कार्रवाइयों तक ही महदूद हैं और सिर्फ मिलिटेंटों के लिए ही हालात खिलाफ मामूल
अमूल है। इस मौके पर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने मुनासिब वक्त पर सही कदम उठाने पर LG को मुबारकबाद दी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर को मुख्तलिफ शोबों में तरक्की करते देखना चाहते हैं। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बासलाहियत और होनहार अफराद की कमी नहीं है। Currently, there is a lot of media reporting about the restrictions. Those restrictions are limited to this kind of disruptive activities only. Wherever these business activities are there, business processes are there, wherever this kind of things are there, we have seen that it is streamlined, it is facilitated, and there is no such barrier, there is no such problem is there. Only to see that the common people, the innocent people don't get affected and they are not put to the disadvantage, these kind of measures we have taken. You are aware that we are facing this kind of situation for the last so many years. But because of the various concerted actions, now we have minimized this menace. There is a quite the normalcy has come up. It is in the common public, it is totally normal, and it is maybe abnormal for the militants only now. That's a big thing that's going to come through. On the internet part, we're seeing the relaxations. The Home Secretary is working on it. He did something on 14th, he did something day for yesterday. There will be something in the pipeline. And it will improve. I think broadband on landline has already been opened to a large extent. You'll see improvements. The power of both distribution as well as the total availability of power for the last 18-19 months, the government has been working very in a focused manner. Kashmir today receives about 1300 megawatts of power it consumes in winter. We are going to add about 300 megawatts, projects which have started 4, 5, 6 years back. They have been given a special focus. Within the next months, we hope to take the Honorable Lieutenant Governor and the Union Minister also there to add about 300 megawatts of electricity in Kashmir. So when you add that, we should be very मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में जम्मू कश्मीर के लिए तिजोरी के दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर आगे नहीं बढ़ पाया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि दरअसल बदउनवानी ने यहां तरक्की के अमल को मुतासिर करके रख दिया था। दिल्ली में एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत ने काफी गौर खौज के बाद ही जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला किया है। Biggest ever PM package of 80,000 crore, which later on became 1 lakh crore. Precisely, I think on the 7th of November 2015, in a public rally in Srinagar, where all of us were there. After having announced that, he supplemented it with a very significant sentence. He said, "मेरी तिजोरी के दरवाजे इसके बाद भी खुले." That was a signal to all those who have a stake in doing business with Jammu and Kashmir. And in spite of that, why couldn't we move for the subsequent 3 years? तिजोरी खोल दी, खजाने खोल दिए। वो मुकेश ने गीत गाया है कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल में न समाये तो क्या कीजिए। हमारे आंचल में सुराख था। अवामी राब्ता प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर ममलिकत बराए ट्रांसपोर्ट रिटायर्ड जनरल VK सिंह ने उधमपुर का दौरा किया। VK सिंह ने सरपंचों पंचों के अलावा आम लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल से आगाही हासिल की। मरकजी वजीर ने वेटरनरी अस्पताल की तामीर, टकरी रोड, बिजली के एक स्टेशन और महकमे दही तरक्की के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में नुमाया तरक्की देखने को मिलेगी। हमारा मकसद एक है कि जो बदलाव आया है, जिस तरीके से बदलाव आया है, उसका जमीन के ऊपर क्या असर हो रहा है। क्या आपके जिंदगी में कुछ बेहतरी आई है? क्या आपके कामों के अंदर बेहतरी आई है? क्या कुछ आपको कमी दिखाई देती है? मैं वो जानने के लिए आया। देखिए, मरकजी सरकार की कोशिश है कि जो चीजें रुकी हुई थी, जिन चीजों के ऊपर अब तक पूरी तरह से तवज्जो नहीं दी जाती थी, उनके ऊपर कैसा काम चल रहा है। उधर कठुआ के रामकोट में मरकजी वजीर ममलिकत प्रताप
चंद्र ने अवाम से तबादले ख्याल किया। मरकजी वजीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के दौरान ही इतनी तरक्की देखने को मिल रही है। लोगों ने मरकजी वजीर के इस दौरे पर खुशी का इजहार किया। कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अच्छा सिस्टम था कि लोगों के बीच में आकर मिनिस्टर साहब आए और लोगों के बीच में आकर लोगों की समस्या सुनी और कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये मैसेज हमारा जो हमने यहाँ से दिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ये ग्राउंड लेवल से कि हमारी हमने बताया कि हाँ ये उपलब्धियाँ आपकी सरकार की थी और यो इसमें कमी रही हैं, वो भी हमने उनको बताया। अवामी राब्ता प्रोग्राम के तहत वजीर रेलवे पीयूष गोयल ने अखनूर का दौरा किया। पीयूष गोयल ने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। जम्मू कश्मीर LG के मुशीर फारूक खान, रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और कई जिला अफसरान भी मरकजी वजीर के हमरा थे। पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल में अमन शांति मना के सब लोग फिर अपने कारोबार में लग गए हैं, जिससे पर्यटन भी शुरू हो गया है। बहुत बड़ा उद्योगपति लगभग 2 या 3 हफ्ते पहले मुझे फोन करता है और कहता है मुझे कश्मीर जा रहा हूँ, मैं अपने परिवार के साथ कश्मीर जा रहा हूँ। मैंने कहा अरे क्या हुआ सडनली तुम्हें? बोलते मेरे मित्र अभी सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह होके आए हैं, बढ़िया बर्फ पड़ी है और हम सिक्योरिटी एकदम अच्छी थी और हम अभी हमारा परिवार जा रहे हैं। सुन के इतना आनंद आया और मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल सभी को बधाई। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि वो किसी थर्ड फ्रंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत के दर्जे की बहाली और डोमिसाइल राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ उनकी पार्टी की तरजीहात में रहेगा। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर मालूम होगा कि मरकज की जानिब से तामीर और तरक्की के वादे कितने पूरे हुए। हकीम यासीन ने कहा कि लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए मरकज को सियासत से बालातर होकर काम करना चाहिए। नजरबंदी से रिहाई के बाद खान साहब में अपनी पहली रैली से खिताब के दौरान हकीम यासीन ने इन बातों का इजहार किया। जहाँ तक आपने ये पीडीएफ हमारी एक तंजीम है, हमारा अपना दस्तूर है, अपनी एक जो दिशा है हम उस पर चल रहे हैं, तो इसीलिए एक मौका मिला मुझे आज के डेट में अपने वर्करों को शुक्रिया अदा करने का, खुशामदीद करने का कि पहली बार उनसे 6 महीने के बाद मेरी मुलाकात हुई। तो जब कि आपका कहना यह है कि थर्ड फ्रंट, देखिए बहुत और से पहले 6 साल पहले इस थर्ड फ्रंट के बारे में हमने कुछ साथियों ने सोचा था, बल्कि श्रीनगर में एक रैली भी की थी। उसमें तारिक आमी साहब थे, मैं थे और शेख जो रहमान साहब थे और भी कुछ लोग थे। बहरहाल वो मसला आगे नहीं चल सका, टूट गया। अब जो आपके आज के थर्ड फ्रंट के बारे में आप पूछ रहे हैं, आज कोई थर्ड फ्रंट हमारी नज़रों में अभी नहीं बन रहा है, ना हम किसी थर्ड फ्रंट के हिस्सा है, बल्कि एक हलचल जो इस वक्त चल रही है, कुछ साथी जुट गए इकट्ठे, तो उन्होंने एक पहल की, एक इस जमूद को तोड़ा। जो जमूद, सियासी जमूद यहाँ पर था, उसको उन्होंने तोड़ दिया और लोगों के जो रोज़मर्रा मसाइल है, मामलात है, तो अगर उन्होंने उसके उबारने की कोशिश की तो एक अच्छी बात है। अगर हम मुत्तहिद होकर सारे लोग, जितने भी यहाँ लोकल पार्टीज़ है जम्मू कश्मीर के, तो हमें जम्मू कश्मीर के यकताई के लिए, यकसुई के लिए और स्टेट को वापस करने के लिए काम करना होगा। जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी ये वादा किया कि हम स्टेट को वापस करेंगे और जो हमारा डोमिसाइल मामला है स्टेट सब्जेक्ट का, हमारी ज़मीन का, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पर काफ़ी है और उस यहाँ के हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में, उस बारे में हमें फोकस करना चाहिए, मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का एक वादा है, होम मिनिस्टर साहब का वादा है। तो हम ये मुत्तहिद होकर उनसे ये रुजू करना चाहिए कि ये हमें स्टेट बाइज़्ज़त तरीके से वापस मिलनी चाहिए और हमारा जो मसाइल वो किसी मुदाखलत के बगैर, जो आपने वादा किया, बाइज़्ज़त तरीके से वापस मिलना चाहिए।
श्रीनगर में असातिज़ा के एक ग्रुप ने एहतजाज किया। इग्नो की जानिब से बीएड के 2 पर्चे मनसूख करने के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। इस इम्तहान में 27,000 असातिज़ा ने हिस्सा लिया है। एहतजाजियों का कहना था कि अगर किसी जगह या सेंटर पर कोई बेज़ाब्तगी हुई है तो उसकी सजा सब असातिज़ा को नहीं मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के बैनर तले एहतजाज किया गया। फोरम के जिला सदर चौधरी मंजूर भी इस मौके पर मौजूद रहे। गुजारिश है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई नया एग्ज़ाम ना लिया जाए। जहाँ पे जो कुछ हुआ है वो ये खुद देखे कहाँ पे हुआ है, उस जगह पे ये कुछ करना चाहे। हम इनके साथ हैं। कहीं कोई इनको कोई वेरिफिकेशन करनी है या कोई इंक्वायरी करनी है ये करें। उसमें भी इन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। जहाँ पर एग्ज़ाम हुआ वहाँ कोई जाके टीचर एसोसिएशन या टीचर खड़ा नहीं हुआ। इन्होंने ये जो जुल्म करने की बात की, इस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंसल्ट करने की कोशिश इन्होंने की है, ये चीज़ जो है बिल्कुल सरासर गलत की है इन्होंने। गांदरबल के बालाई इलाकों में हालिया दिनों हुई बर्फबारी से कई गांवों में सूरत हाल परेशान कुन है। ऐसे में जिला इंतजामिया की कारकर्दगी भी अयां हो गई है। कसीर आबादी इन दिनों खुदा के रहमो करम पर जिंदगी गुजार रही है। पेश जावेद भट्ट की एक खसूसी रिपोर्ट। शोरा आफाक सयाहती मकाम सोनमर्ग के करीब वाक़े गगनगीर और कुलन गांव के लोग इन दिनों मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हालिया दिनों हुई बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने के अलहदा वाक़यात में 5 इंसानी जानें ज़ाया हुई और कई रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। हमारी टीम ने अपने कैमरों में जो तस्वीरें कैद की, इससे अंदाजा होता है कि ये इलाके दफन होने के करीब थे। यहाँ पर तकरीबन 3 फीट बर्फ गिरी और इन इलाकों का राब्ता दुनिया से कट कर रह गया। बिजली सप्लाई मुनक़ता रहने से यहाँ के लोग तारीकी में रहने पर मजबूर हैं और इलाके में तिब्बी सहूलियात का भी फुकदान है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि जिला इंतजामिया की लापरवाही ने इनकी परेशानियों को मजीद बढ़ा दिया है। लोगों के मुताबिक कोई भी सरकारी अफसर इलाके में नहीं देखा गया। गाँव वालों का कहना है कि सड़कों से बर्फ भी नहीं हटाई गई। न्यूज़ 18 की टीम ने जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। आपके वसासत से जनाब हम पूरी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कम से कम इस बैकवर्ड इलाके के ध्यान दे दें, क्योंकि जो 6 महीने से बिल्कुल ढका हुआ बर्फ से होते हैं। सर यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया है क्योंकि बर्फ़ यहाँ पे बहुत पड़ रहा है। हमने बहुत ही मतलब गवर्नमेंट से गुजारिश की थी, जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, बीकन है, बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, उनसे हमने गुजारिश की कि हमें यहाँ पे थोड़ा रोड के बारे में हेल्प करो। और यहाँ पे मकाने गिर गए हैं, आपने खुद भी देखा है कितना डैमेज हुआ है। अब आपके वसादत से हम गवर्नमेंट से ये अपील करता है कि मेहरबानी करके यहाँ पे गगनगीर की तरफ तवज्जो दीजिए। तिब्बी सहूलियात के फुकदान से यहाँ के लोगों को शदीद दुश्वारी होती है। हालांकि यहाँ एक तिब्बी मरकज है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में ये मरकज काम नहीं आता है और लोगों को 7 किलोमीटर दूर गुंड इलाके तक जाना पड़ता है। खासकर बर्फबारी के दिनों में सड़क रास्ता बंद रहने से इनकी मुश्किलें मजीद बढ़ जाती हैं। इसके अलावा मौसम सरमा में सोनमर्ग के चंद गाँव के लोग यहाँ आकर मुकीम होते हैं। यहाँ 3 गांव जो है सरबल है, सोनमर्ग है, यहाँ से वो सदबछी है, वो सब यहाँ पर आते हैं रहने के लिए, क्योंकि वहाँ जो वो रोड है वो ब्लॉक हो जाता है। जब वो यहाँ रहने के लिए आ जाते हैं तो हमारी यहाँ बहुत सारी मुश्किलातें बढ़ जाती है। देखो जैसे यहाँ बर्फ़ से देखो हम लोग कैसे रह रहे हैं। आप लोगों ने खुद ही मुआयना किया है यहाँ का, इस इलाके का। हम इस बर्फ़ से बहुत से मुश्किलात हमें झेलने पड़ते हैं। पहले प्रॉब्लम हमें जो होती है वो सबसे पहले अस्पताल की होती है, क्योंकि जैसे सर देखो पहले आज से 14 साल हो गए, हमारा जो हॉस्पिटल है वो एडी है। तो एडी होने की वजह से यहाँ पर जो डॉक्टर्स है वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं, वो यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो जिससे हमारे जो यहाँ पे मरीज़ है हमें ले जाने पड़ते हैं PHC कुलन, जो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। अस्पताल की प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक दवाई अगर सिर दर्द होगा उसके लिए टिकट के लिए हमें 5 किलोमीटर निकालना पड़ता है, वो वहाँ पे जाना पड़ता है। यहाँ की जो आबादी है, कसीर आबादी है, इन लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनकी जो सड़कें हैं यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ये सड़कें यहाँ पे अभी तक स्नो क्लियरेंस नहीं हुआ है। इस सड़क पे जो मेन जो आवाजाही है यहाँ पे प्रॉब्लम है उसमें। और अगर बिजली की बात करें तो बिजली भी
मुनक़ता है यहाँ पे, इनको अंधेरे में रहना पड़ता है यहाँ पे इस बर्फ़बारी के माहौल में। और बहुत बड़ी बात जो इनकी है यहाँ पे वो है कि तिब्बी सहूलियात नहीं है यहाँ पे। हालांकि हाल ही में यहाँ पे एक हादसा पेश आया था, एक स्नो अवलांच आया था जिसमें 5 लोग हिलाक हो गए थे। और इनका कहना ये है कि अगर यहाँ पे तिब्बी सहूलियात होती तो कम से कम उनमें से कुछ लोग बच भी सकते थे। यहाँ की सूरत हाल देख के ये लगता है कि यहाँ की जो आबादी है इनका खुदा ही हाफिज है। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, गगनगीर, गांधरबल। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।